हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली कोड्स। और ये जो वीडियो है बेसिकली इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि फैमिली कोड्स होते क्या हैं, उन्हें किस लिए बनाया गया था, उनका मेन पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, साथ ही साथ इनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये अगर कोई डिसीजन देते हैं किस तरीके से ये काम करेंगे और जो इनका डिसीजंस है उसको कैसे, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। ओके, तो वो सारी बातें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसे जरूर एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, अगर हम फैमिली कोड्स की बात करते हैं, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, तो ये क्या करता है कि फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर्स हो, कोई मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो या फिर कोई डिवोर्स से रिलेटेड केसेस हो, तो इस तरह के केसेस से ये डील करता है बेसिकली। ओके, तो इस तरीके के जो केसेस होंगे इनके जो स्पीडी सेटलमेंट किस तरीके से हो सकता है और जल्दी जल्दी कैसे इसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, कॉन्सिलेशन के थ्रू, ओके, या फिर कॉम्प्रोमाइजेशन के थ्रू इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, डिस्प्यूट्स कैसे सेटल किया जा सकता है, उसके लिए हमारे फैमिली कोड्स बनाए गए हैं बेसिकली। ओके, तो देखते हैं द फैमिली कोड्स एक्ट 1984, जो कि 1984 में आया था। ये एक्ट याद रख सकते हैं आप। इट वाज एनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द सेटलमेंट ऑफ फैमिली कोड्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोड्स with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs। तो मैरिज और फैमिली अफेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन्हें स्पीडी सेटलमेंट करने के लिए, ओके, और साथ ही साथ जो कॉन्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप जैसे कोई रेगुलर कोर्ट्स में जाते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कोर्ट्स में जाते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि आपके जो है वो एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर के थ्रू, स्ट्रिक्ट रूल्स के थ्रू वो प्रोसीडिंग्स किए जाएंगे और जो है किसी के फेवर में या फिर किसी के अगेंस्ट में भी डिसीजन जा सकता है। लेकिन इसमें जो है ये जो कोर्ट्स होंगे इसमें रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू सारे डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जाएंगे। ओके, तो म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू। तो इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट किए गए थे हमारे फैमिली कोर्ट्स के। कुछ रीजंस हैं इसके रिगार्डिंग क्यों ये एस्टेब्लिश किए गए थे, किस पर्पज के लिए, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं। सो रीजंस की अगर हम बात करें, सेवरल एसोसिएशंस ऑफ वुमेन, अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल हैव अर्ज, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एसोसिएशंस जो कि वुमेन्स के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने अर्ज किए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट फैमिली कोर्ट्स बी सेट अप फॉर सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स, की जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, डिफरेंट डिस्प्यूट्स, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश किया जाए। ओके, वेयर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन कॉन्सिलेशन, जिसमें कि ये जो कॉन्सिलेशन के ऊपर मेन इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए, ना कि जो रेगुलर कोर्ट्स के जैसे डिसीजन दे के आप किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में ऐसे डिसीजन सुनाए। ओके, एंड अचीविंग सोशली डिजायरेबल रिजल्ट, जो कि रिजल्ट की सोशली डिजायरेबल हो सके, यानी कि म्यूचुअल जो दो पार्टीज हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल हो सके, ऐसा कुछ सॉल्यूशन, ऐसा कुछ रिजल्ट मिल सके। ओके, एंड एडहेरेंस टू द रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड एविडेंस शुड बी एलिमिनेटेड, यानी कि जो रेगुलर कोर्ट्स में होता है कि आपका पूरा एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट रूल्स रहता है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर रहता है जिसके थ्रू आपको पूरा प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करनी पड़ती है, तो उसी तरह का कोई ऐसा प्रोसीजर ना रहे, ऐसा कोई रूल्स ना रहे फिक्स्ड, और एक म्यूचुअल तरीके से एक सेटलमेंट करके, डिस्कशन करके इसे सॉल्व कर दिया जाए। तो उसी पर्पस के लिए बेसिकली एक रिक्वेस्ट की गई थी टू एस्टैब्लिश फैमिली कोर्ट्स। ओके, सेकंड तो रीजन देखिए, आप देख सकते हैं, तो लॉ कमीशन ने भी अपना जो 59th रिपोर्ट में इसके ऊपर एक स्ट्रेस दिया था, इंपॉर्टेंस दिया था, ओके, गुरुत्व दिया था कि दैट इन डीलिंग विद डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स, कोई डिस्कशन या फिर कोई डीलिंग हो रहा है, हियरिंग, द कोर्ट आउट टू बी अडॉप्ट एन अप्रोच रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द अडॉप्टेड इन ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीडिंग्स। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो लॉ कमीशन है इसने कहा कि जो रेगुलर कोर्ट्स हैं वो जब भी रेगुलर केसेस सुनते हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस या फिर कोई सिविल मैटर्स, सिविल प्रोसीडिंग्स की सुनवाई करते हैं, तो वो जो एक उनको जो टेक्निकलिटीज होती हैं, ओके, जिस टेक्निकलिटीज को फॉलो करते हैं, जिस रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उस तरीके से इसका डिसीजन ना देके जो फैमिली से रिलेटेड मैटर्स को एक सॉफ्ट हार्टेड होके, एक प्रॉब्लम के तौर पर देख के उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ओके, तो उस एंगल से देख के, ओके, तो ना कि टेक्निकलिटीज, ना रिजिडनेस, ओके, वो सारी कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड दैट इट शुड मेक रीजनेबल एफर्ट्स एट सेटलमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, यानी कि ट्रायल शुरू करने से पहले ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि सेटलमेंट हो सके बिटवीन द टू पार्टीज बेसिकली। ओके, हाउएवर नॉट मच हैज बीन मेड बाय द accused, not much use have been made by the courts adopting this conciliatory procedure, and the courts continue to deal with family disputes in the same manner as to provide other civil matters। तो इसका जो देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से पहले जो भी कोर्ट्स होते थे हमारे, वो रेगुलर मैटर्स या फिर रेगुलर केसेस की तरह, रेगुलर सिविल केसेस की तरह ही फैमिली डिस्प्यूट्स को ट्रीट करती थी और उसी मैटर में ही अपना डिसीजन सुनाती थी। ओके, एंड द सेम एडवाइजरी अप्रोचल प्रिवेल्स, द नीड वाज देयरफॉर फेल्ट, तो इसी वजह से एक ज़रूरत आप आन पड़ी
कि ऐसा कोई स्पेशल कोर्ट्स बनाया जाए जो कि फैमिली मैटर्स के ऊपर सुनवाई करे और एक फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इशू की तरह ही उसे लेके अपना डिसीजन सुनाए, ओके, ना कि अलग कोई सिविल केसेस की तरह, ओके। सो ए नीड वाज फेल्ट दैट इन पब्लिक इंटरेस्ट टू एस्टैब्लिश फैमिली कोर्ट्स फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स, ताकि जो डिफरेंट फैमिली के डे टू डे डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर रेगुलर डिस्प्यूट्स रहते हैं उन्हें जल्द से जल्दी सेटल किया जाए और जो बर्डन है वो जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ओके। आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फैमिली कोर्ट, तो फैमिली कोर्ट्स जो बनाया गया था इनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखते हैं एक एक करके। तो इसका जो मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वाज टू क्रिएट ए स्पेशलाइज्ड कोर्ट। तो ये एक ऐसा एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट होना चाहिए, ना कि रेगुलर कोर्ट्स की तरह, ओके। स्पेशलाइज्ड क्यों, किस तरीके से, देखते हैं। विच विल एक्सक्लूसिवली डील विद फैमिली मैटर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली मैटर्स से ही डील करेंगे, फैमिली मैटर्स के केसेस ही हियर करेगा। तो ऐसा कोई स्पेशल कोर्ट्स बनाना है, सो दैट सच ए कोर्ट में हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज, तो उनके पास नेसेसरी एक्सपर्टीज भी होना चाहिए टू डील विद दिस केसेस expeditiously. Thus, expertise and expeditious disposal are two main factors for establishing such a court. यानी कि जो रेगुलर कोर्ट्स में होते हैं उस तरह के प्रोसीजर ना फॉलो करके एक नॉर्मल तरीके से एक फैमिली इश्यूज की तरह एक सॉफ्ट हार्टेड होके कोई अगर केस के डिसीजन दे रहा है या फिर कोई सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो उसी तरह का कोई हमें एक एक्सपर्टीज चाहिए था। और साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं कि एक्सपेडिशियल डिस्पोजल हो सके, ओके, इस तरीके से डिस्पोजल हो सके, तो यही नेसेसरी था उस टाइम पे, ओके। तो दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, तो उसी के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट बनाया गया। तो ये था मेन ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ देखिए, टू इंस्टीट्यूट ए मैकेनिज्म फॉर कॉन्सिलेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द फैमिली, जो भी फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे उनको कॉन्सिलिएशन के मेथड के थ्रू सुलझाया जाए, ओके। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव रेमेडी, और क्या है इनएक्सपेंसिव, यानी कि कोई फ्री कॉस्ट ना लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बोल सकते हैं, ओके। साथ ही साथ टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफॉर्मल एटमोस्फियर, तो इसमें जो है कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग्स का जो प्रोसीजर वो नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलरली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओके। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसे अडेप्ट करके इस कोर्ट्स को चलाया जा सके, इनके प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू किए जा सके, और साथ ही साथ एक इनफॉर्मल एटमोस्फियर बना रहे, ओके। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स स्ट्रिक्ट एटमोस्फियर ना रहे इन द कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने के टाइम। तो ये सारे जो हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे फैमिली कोर्ट्स के, आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे इनके, ये जो कोर्ट्स हैं इनके बारे में। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 एज फॉलोस, यानी कि जो एक्ट आया था फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, इसके अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स दिए गए थे फैमिली कोर्ट्स के, क्या क्या हैं देखते हैं। पहला जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स, तो जो वो पर्टिकुलर स्टेट, जिस किसी स्टेट में ये बनाया जाएगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और वो कंसल्ट करेगी किससे, हाई कोर्ट्स के, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट स्टेट के जो हाई कोर्ट है उससे कंसल्ट करके ये अपना फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप ए फैमिली कोर्ट इन एवरी सिटी और टाउन विद द पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन। तो ये जो एक्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया था कि जिस किसी स्टेट या फिर टाउन में जहाँ का पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है वहाँ पे ये कंपलसरी है कि आप एक फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश करें। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग था, कंपलसरी किया गया था कि वो हर एक टाउन में एक फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसका भी पॉपुलेशन इससे ज़्यादा हो, 1 मिलियन से ज़्यादा हो, ओके। तीसरा जो प्रोविजन आप देख सकते हैं, इट एनेबल्स द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप फैमिली कोर्ट्स इन अदर एरियाज इफ दे डीम इट नेसेसरी। तो साथ ही साथ यहाँ पे तो करेंगे ये जो सिटी टाउन्स में करेंगे ऑब्वियसली, साथ ही साथ ये जहाँ पे भी चाहेंगे अदर एरियाज में भी ये जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे एक फैमिली कोर्ट्स की जरूरत है तो वहाँ पे वे बना भी सकते हैं, एक फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, प्रोविजन नंबर 4, इट एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द फैमिली कोर्ट्स द मैटर रिलेटिंग टू। तो ये जो फैमिली कोर्ट्स बनाए जाएंगे ये कौन कौन से मैटर के साथ डील करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। देखते हैं एक एक करके पॉइंट, क्या क्या मैटर्स हैं जो कि फैमिली कोर्ट डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, जो भी मैट्रिमोनियल रिलीफ्स या फिर मैरिज से रिलेटेड रिलीफ्स हैं, इंक्लूडिंग नैलिटी ऑफ मैरिज, ओके, जो कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज की बात अगर हम करते हैं, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स, ओके, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और डिक्लेरेशन एज अ वैलिडिटी ऑफ मैरिज कितना दूर ये जस्टिफाइड है, वैलिड है, वो मैरिज के ऊपर कोई डिस्कशन है, कोई इश्यूज है, और एज टू द मैट्रिमोनियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन के मैट्रिमोनियल स्टेटस के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो ये सारे मैटर्स को डील करेंगे हमारे फैमिली कोर्ट्स, ओके। सेकंड देखिए आप, द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस और ऑफ आइदर ऑफ देम, यानी कि अगर जब भी जुडिशियल सेपरेशन हो रहा है या फिर डिवोर्स हो रहा है, वो प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे, ओके, या फिर उससे रिलेटेड कोई इशू कोई मैटर है तो
उस केस में भी आपका फैमिली कोर्ट विल कम टू द रेस्क्यू। ओके, नेक्स्ट है डिक्लेरेशन एज टू द लेजिटिमिटी ऑफ एनी पर्सन, कोई पर्सन की लेजिटिमेसी के ऊपर कोई डिक्लेरेशन हो। साथ ही साथ जो है गार्डियनशिप ऑफ ए पर्सन, किसी चाइल्ड को और फिर माइनर की जो कस्टडी होती है, ओके, या फिर किसी की गार्डियनशिप होती है, तो उसके ऊपर भी कोई इश्यूज हैं तो वो भी फैमिली कोर्ट में डील किए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स की जो मेंटेनेंस चार्जेस होता है, जबकि आपका जुडिशियल सेपरेशन होता है या फिर डिवोर्स हो जाता है तो उस केस में जो देना पड़ता है, तो वो सब के रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, मैटर्स होंगे, वो हमारे फैमिली कोर्ट्स में डिस्कस किए जाएंगे या फिर इट शुड डील विद दिस मैटर्स। ओके, तो ये सारा जो प्रोविजंस है ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अकॉर्डिंग आपके दिया गया था। ओके, प्रोविजंस लाए गए थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द फैमिली कोर्ट टू एंडेवियर इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू इफेक्ट ए रिकॉन्सिलिएशन और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज टू ए फैमिली डिस्प्यूट। तो ये मैंडेटरी किया जाएगा, ये जो फैमिली कोर्ट्स होंगे इनके ये मेजर काम रहेगा कि ये मैंडेटरी करेंगे, कंपलसरी करेंगे एक रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस, यानी कि दोनों पार्टीज को समझा बुझा के सेटल करने का। ओके, ये है होगा इनका पहला स्टेप और फर्स्ट कदम आप बोल सकते हैं, जो कि ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोसीडिंग विल बी इनफॉर्मल एंड द रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर शैल नॉट अप्लाई। तो ये जो रिकॉन्सिलिएशन स्टेज है या फिर सेटलमेंट, जो बातचीत करके सेटलमेंट करने का जो प्रोसेस है, इसी दौरान कोई ऐसा इनफॉर्मल माने फॉर्मल प्रोसीडिंग्स या फिर रिजिड रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स ऐसा कोई फॉलो नहीं किया जाएगा और सिर्फ इनफॉर्मली ये सब कुछ किया जाएगा बेसिकली। ओके, इट प्रोवाइड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसी काउंसिलर्स। तो अगर आपको जरूरत पड़ रहे हैं देन आप उस केस में सोशल एजेंसीज को ले सकते हैं, डिफरेंट जो वेलफेयर एजेंसीज हैं उनका हेल्प ले सकते हैं, काउंसिलर्स के हेल्प ले सकते हैं उनको समझाने के लिए। ओके, ड्यूरिंग काउंसिलेशन स्टेज एंड ऑल्सो टू सिक्योर द सर्विस ऑफ मेडिकल एंड वेलफेयर एक्सपर्ट। साथ ही साथ जो आप मेडिकल और वेलफेयर एक्सपर्ट्स का भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो ये सारे कुछ जो है इनफॉर्मल स्टेज या फिर जो काउंसिलेशन स्टेज में ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। It provides that the parties to a dispute before the family court shall be entitled as of right to be represented by legal practitioner। ओके, जो भी कोई लॉफुली प्रैक्टिस कर रहा है या फिर लॉ प्रैक्टिशनर जो है उनके सामने ही ये जो डिस्प्यूट है इसे एंटाइटल किया जाएगा। However, the court may in the interest of the justice seek assistance of a legal expert as amicus curiae। तो अगर जब जरूरत पड़े जो कोर्ट है फैमिली कोर्ट, वो असिस्टेंस भी ले सकते हैं कोई लीगल एक्सपर्ट के। ओके, या फिर उनका जो कंसल्ट करके उनका क्या व्यूज, ओपिनियंस, ऐसे कुछ हेल्प भी लिया जा सकता है ऑफ एन लीगल एक्सपर्टीज। ओके, तो ये भी फीचर्स डाले गए थे इस एक्ट के हिसाब से। It simplifies the rules of evidence and procedure so as to enable a family court to deal with effectively within disputes। तो जो भी रूल्स हैं, रूल्स ऑफ एविडेंस जो एक्ट है हमारा, ओके, इंडिया में जो है, जिसके बेसिस पे डिफरेंट एविडेंस को जेरा किया जाता है कोर्ट में, जिनके बेसिस पे डिसीजन सुनाए जाते हैं, तो उसे सिंप्लीफाई करने का भी इसमें प्रोविजन है। तो इट सिंप्लीफाइज द रूल ऑफ एविडेंस, जो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई होगा। ये जो रूल ऑफ एविडेंस का कोई भी मतलब ऐसे डायरेक्ट रूल्स, डायरेक्ट प्रोविजंस इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। एंड सो द प्रोसीजर्स एज टू एनेबल ए फैमिली कोर्ट टू डील विद इफेक्टिवली विद डिस्प्यूट्स। तो ये जो है इसी तरीके से म्यूचुअली और इनफॉर्मल तरीके से सारा कुछ सॉल्व किया जाएगा बेसिकली। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली वन राइट ऑफ अपील विच शैल लाई टू द हाई कोर्ट। तो इसमें जो है अगर कोई डिसीजन फैमिली कोर्ट सुनाता है देन इन दैट केस क्या होगा कि इसके ऊपर, अगर इसके डिसीजन के ऊपर अगर कोई खुश नहीं है कोई भी पार्टीज, देन दे कैन अपील इन द हाई कोर्ट ओनली। ओके, तो एक ही राइट ऑफ अपील रहेगा उनके पास, हाई कोर्ट में ही अपील करेंगे, ना कि कोई दूसरा कोर्ट्स। ओके, ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द फैमिली कोर्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लोक अदालत में जैसे कि देखा था। लोक अदालत में क्या होता है कि अगर कोई डिसीजन लोक अदालत के द्वारा दिया जाता है तो इन दैट केस दैट डिसीजन कैनॉट बी अपील इन एनी ऑफ द कोर्ट्स, ये याद रखें। लेकिन फैमिली कोर्ट्स में एक ही चॉइस है आपके पास, आप हाई कोर्ट के पास जाके अपील कर सकते हैं। ओके, तो ये जो थे डिफरेंट फीचर्स थे और इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।